Hello, my shimmering star. I, Namika Dhaya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Today, we will start the new series of DLED second year English. So, in this series, we will cover each and every unit of our English education, teaching of English, and the first unit is teaching of English at upper primary level. How English come in force and how English become the second language or the third language in our education system. इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बनाया गया है, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्टार्टअप था वो कैसे स्टार्ट हुआ है, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो थी हमारे बच्चों के लिए सूटेबल लैंग्वेज है, क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं. वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स इन दिस यूनिट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, English is the language of what? Which country? England. Now it becomes what kind of language? It becomes the international language because it used as an official language for the many countries, and it is also a language in which countries perform their trades. Next है इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉपर टीच करने के क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव रहेंगे. फर्स्ट, who is the responsible for teaching English language at upper primary or any kind of language and at any level. The teacher is responsible for teaching, listening, communicating, reading, writing English language. Second, I said there is a two objective of teaching English. फर्स्ट इज जर्नल ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. द जर्नल ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से आप सबको इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज एज अ एजुकेशनल पर्पज लगा सकते हैं. फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज. द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कि हम लिखी हुई इंग्लिश लैंग्वेज को रीड कर सके, हमें पढ़ना आ सके कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है. सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब यू कैन कॉम्प्रीहेंस कि क्या लिखा हुआ है, क्या मीनिंग है, इसे आप जान पाओ, क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर पाओ. फर्स्ट है इलिप्टिकल यूसेज. इलिप्टिकल यूसेज मतलब द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. अनफेमिलियर नोशन. अनफेमिलियर नोशन का मतलब है कि आप जो नोशंस गिवन होती हैं, कोई वर्ड्स गिवन होते हैं, वी आर वेरी मच unfamiliar with the English language because as an Indian our first language is Hindi या any kind of specific languages are first or regional language. Second है peculiar pronunciation. इसका meaning है कि there are so many words जिनको अलग अलग pronounce किया जाता है. Like I am talking about this word, इसे सब schedule बोल लेते हैं, but pronunciation की बात करूँ तो the word is pronounced as schedule. तो देर इज अ पेक्यूलियर प्रोनाउंसिएशन. थोड़ी सी ऐसी अजीब प्रोनाउंसिएशन है जिसे पढ़ा कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है, साउंड कुछ और देते हैं. दैट मीन्स पेक्यूलियर. पेक्यूलियर मीन्स होता है अतरंगी सा, अजीब सा. एंड एट रेट विच वर्ड्स आर स्पोकन, एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो प्रोनाउंस और ऑल्सो अंडरस्टैंड बाय व्हाट रेट यू आर टॉकिंग अबाउट. मतलब जिस स्पीड से आप अपने वर्ड्स को, जिस पेस से आप अपने वर्ड्स को बोल रहे हो, उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है कैसी. टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली एंड फ्लुएंटली इज ऑल्सो एन objective of teaching English language at upper primary level. So what is the objective behind it? The students are able to speak that language very fluently and there is a no hesitation in them. इसके बाद है टू राइट करेक्ट इंग्लिश. राइट करेक्ट इंग्लिश के लिए क्या है? सबसे पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, फॉर्मेशन ऑफ लेटर लाइक्स यू हैव टू लर्न अबाउट हाउ टू राइट ए बी सी डी. ये कैसे लिखे आप. स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स. इफ आई एम मैंने आपको बोला स्केड्यूल, तो आप फटाफट उसकी स्पेलिंग बता पाओ. Selection of right word. At what time, what kind of words you are choosing for communication. This is also a kind of criteria by which we can know that the listener or the speaker is very much fluent in English. Next है हमारा construction of sentences. If you know about the writing of letters, अगर आपको ABCD लिखने आएंगे, आप words की formation अच्छे से कर पाओगे, आप words की usage कर पाओगे, then you can easily form the sentences of English. तो यहाँ तक हमने क्या जाना कि हमें इंग्लिश को क्या क्यों सीखना है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव हमारे मेन रहेंगे. तो वेरी फर्स्ट था वी कैन अंडरस्टैंड द रिटन वर्ड. सेकंड था वी अंडरस्टैंड द इंग्लिश. थर्ड है वी स्पीक द करेक्ट इंग्लिश. एंड द फोर्थ वन इज टू राइट करेक्ट इंग्लिश, मतलब जिसमें आप इंग्लिश को अच्छे से लिखना जानो. इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज.
language production is occur in India. We are talking about this much in this topic. So production of English language can both oral और written, आप मौखिक भी कर सकते हो और लिखित भी कर सकते हो. तो oral language is written, oral language is related with what? Speaking, and the written language is related with the writing. So okay, so I am talking about the first one, which one is oral. देखो हम सब एक ऐसी कंट्री से हैं जिसकी रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो अगर आपको कोई थॉट एक्सप्रेस करना होता है तो आप पहले उसे सोचते हो कि मुझे क्या बोलना है. लाइक आई एम थिंकिंग कि मुझे ये बताना है कि प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज कैसे होगी. तो सबसे पहले मैं अपने दिमाग में जो थॉट्स लाती हूँ या अपने मन में जो थॉट्स लाती हूँ, दैट इज इन रीजनल लैंग्वेज जो मुझे समझ आती है. that means the जो English language है, the speaking is related with what? Speaking is related with the communicative intention in which you are performing some cognitive procedures in your mind, and after that you can convert that thoughts into a spoken language. सबसे पहले आप अपने उन शब्दों को अपने दिमाग में सोचते हो, and then you will convert that particular words or particular sentences in the English language. इसके बाद है एंड सेकेंड, इसमें क्या कर रहे हो? दैट परसेप्शन, इन दैट परसेप्शन वी आर कन्वर्टिंग दैट रीजनल लैंग्वेज थॉट्स इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज. तो ऐसे ही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोडक्शन हुई है हमारे दिमाग में भी. बताओ, मान लो, या फिर हमारी ऑरल में या रिटन में भी जैसे आई है. सबसे पहले हमने अपनी इंटेंशंस बनाई है, देन परसेप्शन बनी है, उसके बाद हम वी आर क्रिएटिंग सम थॉट्स, एंड आफ्टर क्रिएटिंग सम थॉट्स वी आर कन्वर्टिंग दैट थॉट्स इनटू द पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि अब हम इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे. इसके बाद है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. सबसे पहले इंटेंडेड मैसेज. इंटेंडेड मैसेज का मतलब होता है व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू आर कम्युनिकेटिंग, यू आर ट्रांसफर, यू आर गोइंग टू शेयर. इंटेंडेड मतलब जो थॉट आपको करना है शेयर. सेकेंड है इनकोड दैट मैसेज इनटू लिंग्विस्टिक फॉर्म. इनकोड का मतलब आपने अपने दिमाग में थॉट्स बनाए, वो आपके थॉट्स की फॉर्मेशन में है, देन यू हैव टू इनकोड दैट मैसेज इन अ लिंग्विस्टिक, मतलब आपको एक लैंग्वेज की फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कर लेना है. Then you have to that linguistic encoding convert into the speech, then that will go to the mouth of the speaker to the ear of the hearers. देन इसके बाद है स्पीच इज डिकोडेड. उसने क्या समझा वो भी अपना डिकोड करेगा अपने मन में कि मुझे कितना समझ आया उसमें से. एंड आफ्टर दैट लिंग्विस्टिक फॉर्म इज डिकोडेड इन व्हाट मीनिंग. तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले आप अपना थॉट बनाओ, थॉट को इनकोड करो लिंग्विस्टिक फॉर्म में, लिंग्विस्टिक फॉर्म को स्पीच बनाओ, स्पीच स्पीकर के मुंह से सुनने वाले के कानों तक जाएगी, वो भी उसे परसेप्ट करने के बाद उसे समझेगा, एंड देन इट डिकोडेड इनटू मीनिंग. उसके बाद मीनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. देन है ग्रामेटिकल इनकोडिंग. अब है ग्रामेटिकल इनकोडिंग. अब ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज बेसिकली हाउ टू स्पीक एंड व्हाट आर द सिंटेक्स बिहाइंड दैट एनी लैंग्वेज, की क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगी, क्या कोडिंग सिस्टम रहेगा किसी भी भाषा को बोलने के लिए. दैट इज नोन एज देयर ग्रामर. जैसे हिंदी में व्याकरण बोला जाता है, इंग्लिश में उसे ग्रामर बोला जाता है. तो इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? रिट्राइविंग. कैसे थॉट्स आपके रिट्राइव हो रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ऑर्डरिंग, कैसे आप उसे सीक्वेंशियल लगा रहे हो. एडजस्टिंग द वर्ड अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल एनवायरमेंट एंड एडजस्टिंग योर साउंड्स अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल एनवायरमेंट. मीन्स इट इज डिपेंड्स ऑन द फोनोलॉजी, कि आप उन शब्दों को कैसे बोलते हो. तो ग्रामर का क्या मतलब है? यू आर रिट्राइविंग योर थॉट्स, then ordering that thoughts and adjusting that words into a grammatical sense, and after that you are able to do the phonology of that words. Next है lexical selection. Lexical selection is the selection of word in your vocabulary. मतलब what kind of vocabulary in your mind you are selecting that word from that your vocabulary, and retrieval an integral part of the ग्रामेटिकल सिलेक्शन. इसमें क्या है कि आप अपने जो वर्ड्स हैं उनका सिलेक्शन कर रहे हो अपने दिमाग में, देन यू आर गिविंग द सम स्ट्रक्चरल एंड पोजिशनल रिक्वायरमेंट, कि जैसे आपके शब्दों की रिक्वायरमेंट है, जैसे उनकी आवश्यकता है, आप उन्हें ट्रांसफर कर रहे हो. इसके बाद है हमारा कम्युनिकेशन. So we are talking about the stages of production, which means intending the message, encoding the message into linguistic form to speech, and then speech is transferred from speaker to hearer, and the hearer decode that speech in a linguistic form, and after decoding he will understand the meaning of, he or she will understand the meaning of that message. And what is grammatical encoding? Grammatical encoding is what? Retrieving the messages, ordering the messages, adjusting the words according to grammar, and then phonology of word, मतलब making of sound
according to phonology of word. इसके बाद था lexical selection. If you are talking about any kind of topic, then there is a lexical selection. Lexical selection is a kind of selection in which you are choosing words from the vocabulary you have. जैसी आपके पास vocabulary है, आप उसमें से उन शब्दों का selection करते हो, चुनाव करते हो, and then you are making the sentences according to your vocabulary and according to the situational या the contextual situation. जैसी भी आपकी situation होगी, आप उसके accordingly उन शब्दों का चुनाव कर लेते हैं. Then आती है communication. Communication is also an integral part of what growth process of human being. Because if anyone is growing or developing in their stages, he or she have to share the information, the thoughts, the knowledge with each other, and we are sharing these all kind of these very much with the linguistic form. हम बहुत ज़्यादा अगर किसी से बात करते हैं, अपनी मम्मा से करते हो, फादर से करते हो, बच्चा बोलना सीखता है, तो हम सबसे ज़्यादा जो अपने थॉट्स की शेयरिंग कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी भाषा के द्वारा ही कर रहे हैं. तो कम्युनिकेशन को हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले we have to build up the interpersonal relationship. What kind of interpersonal relationship? The relationship between two or more people in which we are sending or sharing the message with each other. So if you are competent to share the thoughts in the English language, then by what? अगर आप competent हो किसी thoughts को share करने के लिए English language में, that means your the linguistic skills are nurtured with very much quantity plus quality with a healthy interpersonal skill. Because किसी ने तो आपको सिखाया ही होगा बोलना, तो इसका मतलब आपको जो environment मिला है वो English का बहुत अच्छा मिला है. That's why you are competent to teach, you are competent to communicate that language. इसके बाद upper primary level की बात करूँ तो competent skill कैसे करानी है. सबसे पहले हमें ड्यूरिंग द टाइम बच्चों को एक्सप्लोर करना सिखाना है कि अगर इमोशंस को जोड़ना सिखाना है, चॉइसेस देनी है, पीयर प्रेशर जो है उसे नेविगेट करना है, एंड सेंस ऑफ सेल्फ बनानी है. सो मैं क्या कह सकती हूँ, इफ यू आर कम्युनिकेटिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे पहले बच्चे के अंदर द इंट्रापर्सनल थॉट्स को लेके आओ. बिकॉज अगर बच्चा अपने थॉट्स को अपने मन में बनाना सीखेगा इंग्लिश में, तो वो कम्युनिकेट करने में भी बहुत ईजी रहेगा. आफ्टर इंट्रापर्सनल वी कैन गो फॉर द इंटरपर्सनल थॉट्स. सो इन कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल we have to be nurture our linguistic skill. Second one, we have to be competent in communicating English skill. For that we have to making some intrapersonal relationship with ourself, in which we are thinking or we are talking to ourselves in English language, and after that we go for the interpersonal skill. देन इसमें सबसे पहला है हमारा ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड विद व्हाट, जिसके अंदर आप मुंह से शब्दों को बोलकर किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो. तो ओरल स्किल्स मीन्स विद द स्पोकन वर्ड्स आर नोन एज ओरल स्किल, इन विच वी आर गिविंग स्पीचेस, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन इन फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. तो टीचर को ये सारी चीजें करानी चाहिए बच्चे के अंदर स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए. देन एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, सबसे पहले है इट विल रिलेट विद योर इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसके अंदर आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे, आप एक दूसरे से बात कर पाओगे, यू कैन अंडरस्टैंड द थॉट्स ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग विद. इसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन इज फ्लेक्सिबल बिकॉज इट अलाउ चेंजेस इन द डिसीजन ऑफ प्रीवियसली टेकन. ओरल में आप जितने मतलब और फ्लेक्सिबल हो, तो आप अपने थॉट्स में भी चेंजेस लाके फटाफट लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हो. एंड यू विल बी स्पॉन्टेनियस, मतलब ऐसा कोई डिले नहीं आएगा कि पहले आपको सोचना पड़ रहा है और फिर आप उस चीजों को बोल रहे हो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सबसे पहले इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिल्ड द इंट्रापर्सनल स्किल विद आवरसेल्फ. सबसे पहले हमें अपने साथ अपनी स्किल्स को बिल्ड करना होगा. देन इट विल बी टाइम सेविंग इफ यू आर डूइंग सो, and it will be save your energy and making yourself as a group. What is the disadvantages or limitation of oral communication? It is not a kind of business communication, because in the business you are you absolutely seeing, या आपने देखा होगा you watch some movies, TV show कि वहाँ पे ना फाइल्स एक दूसरे के साथ ऐसे ट्रांसफर करते रहते हैं. हमें कुछ ट्रेडिंग करनी होती है, ऑफिस में काम करते हैं, तो there is a lot of file work or database work that is not only converted into oral form. We have to write them for the business purposes, and it is a informal way for the any kind of organization. अगर आपको formal way के लिए साथ चलना है तो आपको written में बात करनी ही करनी पड़ेगी. And in oral communication, the words are changes with respect to time, with respect to personality. If someone is giving me some kind of message, मुझे जितना समझ आया मैं वैसा ही आगे पहुंचाऊंगी.
उनको जितना समझ आएगा वो वैसे ही आगे पहुंचाएंगे. And in oral communication, the listener have to be very retentive, very receptive and have to be a good listener. उसके बाद ही उसे पूरी बात समझ आएगी, नहीं तो मैसेज मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है. I think you are well aware with the oral communication कि क्या होता है, in which you are communicating in the spoken words. All your spoken words is dependent on your vocabulary and how you retrieve that vocabulary on time, and you will convert that words into your speech sentences. And after that, what are the benefits? Oral vocabulary is very easy, we can communicate very confidently. And oral vocabulary के ये भी फायदे हैं कि जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हो. इट विल सेव योर टाइम, रिटर्न टाइम को करेगा, ग्रुप एक्टिविटी आएंगे आपके अंदर, एंड यू आर गोइंग टू बी लेस एफर्टफुल. एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? देयर इज अ नो काइंड ऑफ बिजनेस पर्पस. लिसनर को बहुत कैसा होना पड़ेगा? रिसेप्टिव होना पड़ेगा, गुड लिसनर होना पड़ेगा. एंड इसमें अंदर ओरल लैंग्वेज के अंदर और क्या हो सकता है? देयर इज अ misunderstanding also, and the message can be converted with a different kind of meaning with respect to person. इसके बाद है acceptable syntax. अब जब भी आपके सामने syntax word आए तो syntax word से ध्यान रखना, syntax क्या होता है? syntax होता है किसी भी चीज का रूल, किसी चीज का रूल हमारा syntax कहलाता है. तो अगर मैं बात करती हूँ एग्जामिनेशन या एकेडमिक चीजों की, तो सबसे पहले आपको क्या क्या सिखाए जाते हैं? हमें पहले मॉर्फीम्स सिखाए जाते हैं या लेक्सिम्स सिखाए जाते हैं. लेक्सिम्स लाइक हमने सीख लिया प्ले, ठीक है, हमें प्ले का मीनिंग पता चल गया. और मॉर्फीम्स का क्या मतलब हो जाएगा? प्ले के साथ प्लेड कब लगाना है, प्ले के साथ प्लेइंग कब लगाना है. सो morphemes and lexims are very much helpful when we are converting and we are using some sentences in the tenses form. अगर आप टाइम के साथ उन्हें यूज कर रहे हो एज अ मॉडर्न लैंग्वेज, तो यू हैव टू बी लर्न विद द morphemes and lexims. इसके बाद आप सेंटेंसेस के लिए क्लॉजेस सीखते हो, फ्रेजेस सीखते हो, कंपोनेंट सीखते हो सेंटेंस के अंदर. you have to be very much logical. and English grammar also prescribe that, like एक सेंटेंस गिवन है यहाँ पे, the cat meow, तो इट कंप्राइजेज ऑफ फ्रेजेस एंड अ वर्ब. फ्रेज क्या हो जाएगा? द कैट, एंड म्याऊ क्या हो जाएगी? हमारी वर्ब, क्योंकि वो बोल रही है तो क्रिया कर रही है, वो वर्ब हो जाएगा. अगर मैं कैट की भी बात करूं तो आप लोगों को पता है कि कैट क्या होती है? वो मैम आप कहोगे कि मैम वो तो नाउन हो जाएगी. तो सेंटेंस इन ग्रामर, सेंटेंस कंप्राइजेज ऑफ सम वर्ड्स which are related with the some different parts of a speech. Then इसके बाद what is syntax? Syntax is a level at which we are studying or we are dealing with the words and we combine the forms of phrases or clauses to make our sentence, जिसके अंदर आप sentences बनाने के लिए use करते हो combination. And syntax is what it is a description of rules, जिसके अंदर आपको दिया होता है कि आपको particular language को सीखने के लिए क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत आसानी से जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, वर्ब के साथ आपको गिवन होगा कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सी एस लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज बीन लगाना है, हैव बीन लगाना है, सिंस फोर लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है. तो दिस काइंड ऑफ सिंटेक्स वी आर वेरी वेल अवेयर विद. ठीक है. इसके बाद रूल ऑफ सिंटेक्स शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव. कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है इट विल बी ग्रामेटिकल करेक्ट, एंड सेकेंड वन देयर इज अ मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस. अगर वो ग्रामेटिकल करेक्ट है, व्याकरण से शुद्धि है, प्लस उसका कुछ मीनिंग है, तो हम इसे बोलेंगे कि वो हमारी डिजायरेबल लैंग्वेज है. नेक्स्ट आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग. इंग्लिश लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंस है ग्रामर की? सबसे पहले कि अगर मैं बात करती हूँ तो दो मेन चीजें हैं. देयर इज अ टू इम्पोर्टेंट एक्सट्रीम केसेस हैं. फर्स्ट एक्सट्रीम केसेस हैं वी हैव टू टीच और वी हैव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट ग्रामेटिकली करेक्ट. हमें बच्चों को ऐसे बढ़ाना है, ऐसे बनाना है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो. एंड द सेकेंड एक्सट्रीम ये है we have to build the skill of communication in our students. So there are many cases जिसके अंदर आप और भी चीजें और भी benefit देख सकते हो, but according to NCF और NEP मेन एम यही है कि बच्चों को ग्रामेटिकली करेक्ट बना दे और बच्चों के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन की स्किल को इनहेंस कर दे. नेक्स्ट है इफेक्टिवली, दिस लैंग्वेज विल इफेक्टिवली इंगेज द स्टूडेंट्स. नीड क्या है कि वी कैन डेवलप और वी कैन इंगेज आवर स्टूडेंट इन विच स्टूडेंट्स आर एबल टू यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर.
सो ग्रामर इज इनएस्केपेबल, विच मीन्स हम इसे एस्केप नहीं कर सकते. वी हैव टू अंडरस्टूड एंड आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. एंड यूजिंग प्रॉपर स्पेलिंग और इंग्लिश ग्रामर, तभी आप अपनी लैंग्वेज को बिल्डअप कर पाओगे, बिकॉज दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज्ड इन मैनी काइंड ऑफ जॉब एंड देयर इज अ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इंग्लिश इतनी बढ़ रही है अब समाज में कि इसे ऑफिशियल लैंग्वेज मान ही लिया गया है. इफ समवन इज टॉकिंग इन इंग्लिश लाइक वेरी फ्लुएंटली, तो वी थॉट कि ये तो ना बहुत पढ़ा लिखा आदमी है. ठीक है, ऐसा है. इट विल शो योर इंटेलिजेंस एंड accurately if you are composes the sentences in good grammar, so it will give you the impression as an employer on the interviewer. Then grammar is also very important because it is an intermediate between the language and the advanced study of the language. And grammar, if we are learning the grammar very fluently, so we are able to do debates, we are able to we are able to communicate our opinions, and we are able to do the unprepared speeches also. And grammar have the complexity, but what kind of phrases that use, suffix क्या use हो रही है, prefix क्या use हो रही है, कैसे sentences हैं, if you are able to understand, तो हम उस grammar को, अगर grammar हमें आती होगी तो हम उसका meaning बहुत आसानी से समझ जाएंगे. And जो teachers हैं, they are the driving instructor, because if English is a car, so who is the driver of the that car? Our teacher is the driver of car. So हमें उस ट्रैफिक को कैसे डील करना है वो हमारा सिखाएगा इंग्लिश का कौन? टीचर. एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट द क्यूरियोसिटी बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज अ, मैंने शुरू में ही कहा, इट इज नॉट अ रीजनल लैंग्वेज. तो हमें प्रोग्रेशन की तरफ जाना है तो हमें सीखना भी पड़ेगा. एंड अगर आपसे मैं बात करूं कि हाउ विल यू गो फॉर द प्रोग्रेशन, सबसे पहले रियल लैंग्वेज को रियल सिचुएशन के साथ जोड़ना सीखो. have to be more contextual. Use your language in the context or a situational basis. Initial focus on the gist, meaning पे बात करो, not on the forms. Then focus on the more specific meaning. ऐसे शब्दों का भी आप use करो which is complementary to each other and their meaning are very much same to their very common kind of words. ठीक है. And communicate in the good grammatical methods and English communication courses we can use, and English can be used as a communicative language if we are listening very carefully. So along with the side of listening or speaking, we have to be more focused on the pronunciation, grammar and increasing our vocabulary. तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमें प्रोग्रेशन की तरफ जाना है तो सिचुएशन के साथ अपनी लैंग्वेज को यूज करना है, मीनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, अदर वर्ड्स चूज करने हैं, अलॉन्ग साइड मतलब टीचर्स को लुक अपॉन करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री साइड भी क्या हो सकती है. एंड हमारे पास जो स्पीकिंग और लिसनिंग की स्किल है उसके साथ साथ हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है, ग्रामर पे ध्यान रखना है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी वोकैबुलरी को कैसे बिल्डअप करते रहना है. देन रिलेशनशिप ऑफ ग्रामर एंड यूसेज, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम इस व्याकरण का, इस ग्रामर का क्या फायदा है और हमें कैसे यूज करने हैं. ईच लैंग्वेज हैव द सिस्टमेटिक वे टू टॉक. हर एक लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के लिए एक सिस्टमेटिक वे गिवन होता है. ऐसे ही हमारी इंग्लिश में भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक कन्वेयर मेथड दिया हुआ है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है. वी हैव टू असेंबल द सेंटेंसेस और हमें इलेक्ट करना है विद द लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी एंड लिस्ट ऑफ वर्ड्स कि इसमें से हमें क्या चूज करना है. तो जैसे हम किसी भी, अगर मैं आर्बिट्रेरी मीनिंग की बात करूं, तो जैसे हम कभी भी क्लोथ्स चूज करते हैं, म्यूजिक चूज करते हैं, अपनी कार चूज, ऑटोमोबाइल चूज करते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों का ध्यान देते हैं. ऐसे ही जब आप वर्ड्स को चूज करो तो आपको इंग्लिश के एटिकेट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा. देन अ कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेबल यूसेज एंड फंक्शनैलिटी, मतलब आपको जो कंसेप्ट हैं कैसे यूज करने हैं और उनका क्या कार्य है, कार्यभार क्या है. तो फर्स्ट है मैटर ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी. वी हैव टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज. हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं. हाँ, देखो बहुत सारे रेपुटेटेड राइटर्स एंड यूजर ऑफ लैंग्वेज एक्सपेरिमेंटेड दैट इन द कॉइन एज, न्यू कॉइन एज, जब बिल्कुल हमारा जो सिविलाइजेशन था उसका विकास होने ही लग रहा था, देन पुटिंग द वर्ड्स टुगेदर एंड दैट टाइम द इंग्लिश गेन द एक्सेप्टेबिलिटी. देन दैट्स व्हाई वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर रीडिंग द इंग्लिश. एंड इसके बाद है H.W. फॉलर. इनका क्या मानना था, modern English language की usage has perhaps less influence on what shall be that even
The more modest of them realize usage evolves itself little disturbed by their likes or dislikes. मतलब क्या कह रहे हैं कि because of English language there is a or the modest language there is a realization that less influence on the people, because reason क्या है, English language has more has its own likes and dislikes. इसके अपने likes और dislikes भी हैं. जैसे मैंने बात करी आपसे advantages of foreign language, ऐसे ही English language के फायदे भी हैं, नुकसान भी है. जैसे मैंने आपको बात करी है वर्ड की, वी आर हमने बहुत बार सुना है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. इफ दिस इज अ पुट, तो व्हाई दिस इज अ बट, व्हाई इट इज नॉट बुट. So it is very peculiar language, so sometimes the influence is less because of the what, there is likes and dislikes. एंड वट इज ग्रामर, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया. इट इज अ साउंड स्ट्रक्चर एंड मीनिंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो भी सिंटेक्स गिवन होता है वो हमारी ग्रामर में ही गिवन होता है. इफेक्टिव ग्रामर इंस्ट्रक्शन भी ऑलरेडी अबाउट द ग्रामर, कि आप उसे यूज कैसे करोगे. द नॉलेज ऑफ ग्रामर इज अ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ इफेक्टिव ग्रामर. And we have to connect the oral language to the written language, in which we are reading about the terminology of the grammar and write and read with the greater competency. If a student do so, then his or her confidence level will boost up. So use of grammar writing, research strongly believes that if we have to deal with the usage of grammar writing, so try to discuss the grammatical concept with the students. Like हमने भी बचपन में किया है ऐसे लिखना, so that will be helps to student to deal in the write in the English language, and after that the student is able to write in English language. After that the student will able to speak also. इसके बाद है कैल्किंस का क्या मानना है, that teach punctuation like आपको कब एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है, कब आपको क्वेश्चन लगाना है, कब आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ आपको कोमा लगाना है. इफ यू आर टीचिंग इन अ सेंटेंस वेराइटी, दैट विल बी ऑल्सो कॉन्टेक्चुअल. इफ अ स्टूडेंट्स कम टू योर क्लास एंड सेड हुर्रे आई विन, तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन इन विच स्टूडेंट इज won that situation, and उसने आके अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन भी कर ली है. As student revise and edit the sentences provided by the teacher, and then he will attempt to structure that sentence itself also. इसके बाद है integrating grammar instructions into a revising and editing process, जिसके अंदर आप immediate application करते हो. You are allowing yourself to write on something, and you are allowing yourself to integrate that grammar with your English language also. आपको English के words अच्छे से आते हैं, आपकी vocabulary बहुत अच्छे से build up है, but आपको grammar नहीं आते, तो आपको integrate करना ही करना पड़ेगा. Writing competency is also a kind of paradigms in which we can teach students. Sognesi conclude that best grammar instruction is that which give the greatest return to the least investment of time. ये तो हर बात में मैं आपको कहती हूँ, in which you are giving the least quantity and you will give the maximum और effective result. तो इनका यही मानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपकी तब अच्छी हो सकती है, ग्रामर इंस्ट्रक्शन जब अच्छे हो सकते हैं कि आपका टाइम कंजप्शन कम हो और आपका जो यील्ड है, जो रिजल्ट है, वो बहुत बेटर हो. देन इन्हीं का क्या कहना है, द कंसेप्ट is in what, the sentence grammar, the sentence inflection की आपको meaning क्या है, the tenses how to use on respect to the times and agreement, the acceptability of the sentences. Weaver का क्या मानना है, what all students need to guidance, understanding and applying those aspect of grammar. So what all the students need, the guidance, the understanding and how to apply the aspects of the grammar in a relevant writing. And he proposes the 5 grammatical concepts like revision, styling, editing, etc. Then here nature and qualities of diverse learner. If you know about the diverse learner, I think you must aware with the inclusive education. In inclusive education, we are talking about the students which are not normal in nature. मतलब they are disadvantaged, mentally retarded, cerebral palsy, this kind of disabilities they have. So diverse learner क्या होते हैं, which the learners which have the difficulty in seeing, hearing, they cannot walk, or the slow learner, इनको आप बोलते हो, यही मैं बोल रही थी. And the students which are disadvantaged from the society, like poverty है, different religion से हैं, different caste हैं, और they also this kind of diversified children are classified into 3 major categories. Which one is the physical के अंदर जिसमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, चल नहीं पाते. socially not accepted, मैंने कहा जिसमें disadvantaged. cognitive
जो स्लो लर्नर हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। सेरेब्रल पाल्सी वाला है, एडीएचडी वाले बच्चे हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो हु आर डाइवर्स लर्नर, द लर्नर विच आर डिसेबल या द लर्नर विच हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी दैट कैन बी फिजिकल, मेंटल और सोशल। सो मैंने अभी बताया कि 3 टाइप की डिसेबिलिटी होती है एंड वी हैव टू इंक्लूड दैट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इन आवर क्लासरूम, दैट इज नोन एज इंक्लूसिव क्लासरूम। सो फिजिकल इंक्लूजन में क्या आ जाएगा, मेंटली रिटार्टेड, जिसके अंदर बच्चे जो हैं दिमाग से कुछ नहीं कर पाते, दिमाग में चोट है। यहाँ पे मैंने कहा मेंटली, तो आप कहोगे मैम कॉग्निटिव से क्यों नहीं है, बिकॉज दैट मेंटली डिसेबिलिटीज रिगार्डिंग व्हाट मेंटल, जो भी बाहर से कोई चोट लगी है ना उसे उसकी वजह से कर पा रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी जिसके अंदर द चाइल्ड इज नॉट एबल टू, जिसके अंदर बच्चे का जो दिमाग है ना, ब्रेन और उसके इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, वो नहीं कर पाते, जुड़ नहीं पाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी है, विजुअल इंपेयर्ड है, दिखाई नहीं दे रहा है, हियरली इंपेयर्ड है, ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड है, चल नहीं पा रहा है, कोई बैकबोन में प्रॉब्लम है, कोई और ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से उसे कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। तो इस पॉलिसी में क्या है, कौन सी पॉलिसी में, इन विच स्टूडेंट्स हैव टू गिव द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उसके अंदर हमें 6 से 14 साल के बच्चों को इन सबको इंक्लूड भी करके चलना है। द सोशल इन विच स्टूडेंट्स आर डाइवर्सिफाइड ऑन व्हाट, ऑन बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एग्जिस्टेंस, फर्स्ट लर्नर, ये सारे काइंड ऑफ बच्चे किसमें कहलाएंगे, हमारे सोशल इंक्लूजन के अंदर। इसके बाद है कॉग्निटिव इंक्लूजन। कॉग्निटिव इंक्लूजन जिसके अंदर बच्चा जो है आर नॉट एबल टू लर्न एज एन एवरेज काइंड ऑफ चाइल्ड एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू ग्रिप द वर्ड्स, मेकिंग द सेंटेंसेस। तो दिस ऐसी हमारी जो डिसेबिलिटी है वो क्या कहलाएंगी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इन विच स्टूडेंट्स आर डिसेबल विद द मेंटली। मल्टीपल वेज ऑफ लर्निंग, फर्स्ट है वर्बल और लिंग्विस्टिक। मल्टीपल वेज, सबसे पहले बच्चों को बोलना सिखाओ, लैंग्वेज सिखाओ, लॉजिकल और मैथमेटिकल। इफ यू आर गिविंग द सिंटेक्स टू द चाइल्ड, स्टूडेंट्स विल एबल टू रीजॉइन और मेकिंग द सेंटेंस वेरी इजीली। ठीक है, तो हमें जो इंक्लूसिव बच्चे उन्हें कैसे सिखाना है उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो वर्बल, लॉजिकल, विजुअल एंड स्पाशियल, जिसके अंदर आप चीजों को बहुत ज्यादा दिखा के विजुअली चीजों को दिखा के हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। बॉडी कैनेस्थेटिक्स, जिसके अंदर बॉडी मूवमेंट बच्चों से कराते हो, म्यूजिक एंड रिदमिक। इंटरपर्सनल, बच्चों की आपस में बातचीत करा के बच्चों को सोशली एक्टिव बना के, और इंट्रापर्सनल, बच्चे खुद को समझे, खुद से बात करें, सेल्फ ओरिएंटेड बना के। सो इट इज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द कवर ऑफ मिक्स काइंड ऑफ लर्निंग टू द चाइल्ड एंड गिव द कैसा एनवायरमेंट, लर्निंग फ्रेंडली एनवायरमेंट हम बच्चों को देंगे तो हम बच्चे के लिए, इंक्लूसिव बच्चों के लिए हम अच्छा एनवायरमेंट भी अपने स्कूल में दे सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी दैट विल हेल्प, ओके, कॉम्पिटेंसी दैट विल हेल्प अ लैंग्वेज टीचर टू इंक्लूसिव एनवायरमेंट इंक्लूड। कैसे आपको करना है, टीचर हैव टू बी रियलाइज ईच एंड एवरी स्टूडेंट अबाउट देयर चैलेंजेस, कि उसे फिजिकल कोई है या मेंटल कोई है या सोशल कैसा उसको चैलेंजेस हैं उसके सामने, किस टाइप का वो डाइवर्स लर्नर है। टीचर शुड रियलाइज ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स अबाउट देयर डाइवर्सिफाइड नीड, किस टाइप की चैलेंजेस बच्चे के सामने है उसका ध्यान टीचर्स को रखना है। देन डेवलपमेंटल नीड, क्या बच्चे की रहेंगी, कितना टाइम ऑफ प्रोग्रेस बच्चे को चाहिए। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज कैसे रखनी है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज का मतलब हाउ टू टीच इन अ क्लासरूम, इन that method will be flexible, and teacher should ask the good questions in which each and every student can participate। ज्यादा easy questions भी नहीं पूछने हैं, ज्यादा difficult questions भी नहीं पूछने हैं। if a student is not able to reply तो you have to be flexible, आप उससे accordingly questions put कर सकते हो। identify the barriers of learning and you have to remove that barrier as a teacher and use appropriate assessment kind of assessment जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट भी कर पाए। देन है प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ एन एलिमेंट्री चाइल्ड, हाउ टू प्रेजेंट इंग्लिश लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, कैसे करनी है। सो स्टूडेंट लाइफ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ इन विच स्टूडेंट्स आर मोर एसोसिएटिव, मोर लर्नफुल, जिसके अंदर पूरा थ्रू आउट कम्युनिकेशन बच्चे यहीं से सीखते हैं। तो थ्रू आउट द लाइफ वी हैव टू कम्युनिकेट, परसुएड and present the people both professionally and socially. We are dealing from the very much learning age, and first step is to public speech, which is remarkable for the communication. So
to persuade, to inform or to entertain. सबसे पहले we have to create some plan and we have to instruct. After that, that is execution and entertain. Entertain का मतलब है we have to make each and every child more active in your classroom. The idea should be then organized, include the introduction and the main text. Means if you are giving some theme or some theory of any literature, तो आपको पहले main theme देनी है, then idea देना है, and after जब आपको पूरा लेसन पढ़ा दोगे तो कंक्लूड भी करना है. तो इससे भी जो बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल भी इनहेंस होंगी. Then you can use the visual aids. Visual aids are support for your themes, and visual aid can transmit transmit your thoughts and information, and visual aids also disable the barriers of the learning English. Then we have to rehearse the presentation, practice कराओ बच्चों को, confidence gain कराओ. Traditional method से transitional method की तरफ जाओ जिसमें बच्चा जो है technical terms में भी use कर सके. A teacher should learn about the what kind of pitch he or she have to use. कैसे pitch use करनी है, कब बिल्कुल चुप हो जाना है, कब vocal speech रहेगी, कैसा volume रहेगा, rate of learning listening क्या रहेगी, इन सब पे भी ध्यान रहना है. And make eye contact to each and every student. Because of this, each and every student can participate in your classroom very effectively. Then है differential ways for improving presentation skill. ऐसे कौन कौन से वे हैं जिससे आप बच्चों के presentation skill, किस चीज की presentation कर रहे हैं हम, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना है, कैसे लिखना है, उसको बढ़ा सकते हैं हम. तो फर्स्ट है प्रैक्टिस विद द पीयर्स. बच्चों के साथ प्रैक्टिस कराओ. स्टे ऑन शेड्यूल. आपका जो भी आपके पास शेड्यूल गिवन है आप उसी पे रहो. अगर आपने एक बार प्लान बना लिया ना तो आपको उसका एग्जीक्यूशन करना ही करना है. देन रिवॉर्ड हार्ड वर्क. इफ सम स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल तो आप उन्हें रिवॉर्ड दे सकते हो. डेवलप अ डेफिनेट प्रोग्राम. डेफिनेट प्रोग्राम कैसा बनाना है, दैट काइंड ऑफ अ सिंटेक्स ऑफ अ होल क्लासरूम. तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जब बनते हैं तब प्रोग्राम बनाने ना है. गिव फीडबैक टू ईच एंड एवरीवन एंड ऑब्जर्व पब्लिक स्पीकर. अगर आप एज अ टीचर आपको अपना लर्निंग पीरियड कभी भी नहीं खोना है तो पब्लिक स्पीकर्स कैसे बात करते हैं उनको भी सुनना है. इससे क्या होगा, यू आर एबल टू बी अ गुड स्पीकर इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड and it will boost the confidence, self-reliance and the communicative skill of every group of your class. Status of English language in Indian Constitution. अब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो संविधान है उसमें इंग्लिश का क्या है उसके बारे में जानते हैं. इंग्लिश केम इनटू इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ कोलोनाइजेशन. अब हमारे देश में जब इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे वो बसे आके तो ही हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वहां से हमारे इंडिया में आ गई थी. कॉलोनाइजेशन का मतलब है एज अ कॉलोनी वो हमारे पास आई तो हमने उनकी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश की है. सो एज ब्रिटिश अराइव्ड दे फॉर द ट्रेडिंग पोस्ट दे कंट्रोल सिटीज इन अंडर कंट्रोल ऑफ व्हाट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर वो कंट्रोल में लेके आए. एंड द पासिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट फॉर्मली इन इंडिया. उन्होंने अपना ट्रेड फॉर्मली स्टार्ट कर दिया था. इन बिटवीन 1824 एंड 1835 में इंग्लिश स्टार्टेड एज अ कलकत्ता इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज स्टार्ट कर लिया था. एंड बनारस संस्कृत कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज, आगरा कॉलेज एंड अदर इंस्टीट्यूशन विच इम्पार्टिंग ओरिएंटल एजुकेशन जिसके अंदर हमें अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करना होता है. And group of Indians start demanding the English and English education. They felt English education very social advancement type of language. In 83, the company opened the employment opportunity. The company opened the employment opportunity because जो भारतीय थे उन्हें employment की opportunity मिल रही थी. So they go for the administrator work as a English language. And then Michael Minutes आई, उन्होंने अपने English literature को और बढ़ावा दिया. And they are creating subclass of people which are blood by color or blood they are Indians, but with their opinions or moral they are English. In 1882 over 60% of primary school were imparting English language as a medium of language. In 1854 ये थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल सी चीजें चल रही हैं तो आप थोड़ा सा डेट्स पे भी ध्यान रखना. Charles Wood recommended the creation of Department of Instruction in which primary, middle, high school recommended the establishment of what 3 universities of
प्रेसिडेंसी ऑफ टाउन ऑफ कहाँ पे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में, फॉर व्हाट, प्रमोशन एंड स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज द क्लासिकल एंड द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद 1817 में यूनिवर्सिटी हैज बीन ओपन, बॉम्बे में भी खुल गई, कलकत्ता में भी, मद्रास में भी। इंग्लिश वाज ग्रेजुअली एक्सेप्टेड एज अ लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट एंड द सोशल एलाइट इन विच नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हुआ कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल या सोशल लैंग्वेज एज एक्सेप्ट कर लिया। इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात थी भाई, अंग्रेजों का राज था तो मतलब हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ा भी। देन है कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी रहेगी हमारी हिंदी रहेगी, जो हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, देवनागरी, ठीक है। और ये कहाँ पे गिवन है, आर्टिकल 343 में। देन इंग्लिश को नेक्स्ट 15 ईयर के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया, बट इट वाज प्लान्ड इनिशियली दैट इंग्लिश वुड ग्रेजुअली बी फेज्ड आउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिप्लेस बाय हिंदी। ये माना गया था कि इंग्लिश को हम 15 साल के बाद क्या कर देंगे, फेज आउट कर देंगे और हिंदी को ही ले आएंगे। बट एज अ डिजायर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फिर एज अ डिजायर ऑफ इंडियंस, दे थॉट कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी बहुत ऑफिशियल लैंग्वेज बन सकती है, तो इंडियन लैंग्वेज रिप्लेस इंग्लिश वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ नेशनलिस्ट थिंकिंग सिंस 1920s, ठीक है। देन हाउएवर बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यही मैं कह रही थी कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होने की वजह से, स्पीकिंग होने की वजह से हमारे 15 ईयर का जो प्लान था वो उसके अकॉर्डिंग हमने नहीं चले और लिंग्विस्टिक चेंज ओवर को एक्सेप्ट कर लिया। बट देयर वाज अ प्रोटेस्ट भी हुए, जो नॉन हिंदी पार्ट थे उन्होंने हिंदी के लिए ऐसे सोल ऑफिशियल लैंग्वेज को मना भी किया है। तो 1965 में ये डिसाइड हुआ कि हम अपनी एसोसिएट लैंग्वेज ले लेंगे अभी इसको इंग्लिश को। देन कोठारी कमीशन हैज बीन पास्ड एंड इन by according to Kothari Commission improving the system and independent India, we recommend that English should be a continuous promoted right in the school language, ठीक है, school age sorry. It also recommended that 3 language formula, 3 language का मतलब क्या है, पहली लैंग्वेज तो हमारी हिंदी ही रहेगी, सेकंड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश एंड द थर्ड लैंग्वेज विल बी एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। देन नॉन हिंदी के अंदर क्या रहेगा, फर्स्ट लैंग्वेज विल बी देयर कौन सी, रीजनल लैंग्वेज, सेकंड विल बी इंग्लिश एंड द थर्ड विल बी हिंदी। एंड NP 68 ने क्या कहा, रिकमेंडेशन ऑन बेसिस ऑफ कोठारी कमीशन, NP 68 ने भी एम्फसाइज किया कि वी हैव टू स्टडी वन इंटरनेशनल लैंग्वेज आल्सो एंड वी आर वेरी वेल अवेयर कि इंग्लिश लैंग्वेज अब हमारी थ्रू आउट द वर्ल्ड कैसी बोली जा रही है। Then it also felt that energetic development of Indian language and literature is very important for the educational and cultural development. So Indian language को भी ऐसा नहीं है कि जगह नहीं मिली है। The policy focused on adopting the 3 language formula after the Kothari Commission. तो कोठारी कमीशन ने यही कहा है, जहाँ पे हिंदी एज अ रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे हमें हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज मानना है, सेकंड इंग्लिश एंड थर्ड विल बी कोई भी हमारी जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। एंड जो नॉन हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज कह रही हूँ, नॉन स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उनके अंदर फर्स्ट लैंग्वेज विल बी देयर रीजनल लैंग्वेज, सेकंड विल बी द इंग्लिश एंड द थर्ड विल बी हिंदी। एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। हिंदी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए, ऐसा नहीं हम सिर्फ इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन आवर लैंग्वेज ऑल्सो and due to care should be taken to ensure that provided article 35 में क्या है of the constitution the medium of expression for all the elements composite culture of India, हमारे जो भारतीय संस्कृति है हम उन्हीं को मान्यता देंगे। then NEP 86 में it is modified in 1992 and you will very well aware about the POA, the program of action in which the university stage the language development do the initiative on the 3 language formula and the linguistic competency को increase करने के लिए at the different stages there will be the provisions and facility to English and the another foreign language in which they are linking the language, they are linking the linguistic language with other language with the Hindi also. तो मेरा क्या कहना था यहाँ पे, 1986 की पॉलिसी के बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी आया जिसमें 3 लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है और यहाँ पे नहीं सिर्फ इंग्लिश को, अदर हमारी लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करने की, अदर कोई भी वर्ल्ड लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को प्रमोट करने की या हिंदी से जोड़ने की कोशिशें भी की गई हैं। Then according to NCF, English is a Indian global language. हमने because India is a multilingual country, तो हम सब हिंदी ही नहीं बोलते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो हरियाणवी मेरे घर में बहुत ज्यादा बोली जाती है, तो हमारी रीजनल लैंग्वेज जो थी उसको भी प्रमोट करना है एज अ मल्टी लैंग्वेज। तो हमें एक लैंग्वेज की जरूरत थी जिसमें हम एज NCF इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, सो इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मेरे घर पे जो है मेनली बेसिकली हरियाणवी बोली जाती है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इनरिच द लिंग्विस्टिक बैरियर।
and according to NCF the children have the innate qualities, innate capability to learn the लैंग्वेजेस. तो उसके अंदर हम बच्चों को अगर स्कूल से ही इंग्लिश लैंग्वेज भी देना स्टार्ट कर देंगे या 3 लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो ही और शी विल बी एबल टू लर्न अबाउट द लैंग्वेजेस. एंड मल्टीलिंगुअल करेक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें रिसोर्स करना है और प्रोफिशिएंसी भी कॉम्पिटेंसी भी बच्चों में डेवलप करनी है कि वो अदर लैंग्वेज भी सीख जाए. So in this whole unit we are talked about the objective of teaching language and how to overcome the barriers of teaching language, what are the objective, what is the communication, how to make the English very communicative in front of our child, and English language का before independence क्या scenario था और after independence क्या scenario था, हमने इसके बारे में भी पढ़ा. तो I can conclude that it is an international language and it helps to student to learn without any limit, and English also taught at an elementary level because foreign language है, official language की तरह से use कर रहे हैं हम, and we are preparing ourselves for a globalization area, तो हमें English को accept भी कर लेना चाहिए. If you have any kind of query तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो और मैं उसका रिप्लाई श्योरली करूंगी. अगर फिर भी आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं. So it is all about the unit 1 of DLED second year English, teaching of English. So keep going, keep growing and keep learning my dear students. Bye bye. Thank you.